नमस्कार। देखिए, पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला है कि संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सिटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे धन विधेयक क्या है, इसकी परिभाषा को समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक क्या होता है। ये 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग पूरे थ्योरी के साथ इसको कवर करने वाले हैं, पूरे डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे और फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे जो कि तमाम तरह के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम में इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप 100% सही करके आइएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है भारतीय संविधान के। इसी को ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है। अब बात ये आती है कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। तो देखिए, जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है, तब उस विधेयक को पास कराने के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी विधेयक है और उस विधेयक पर लोकसभा में और राज्यसभा में लेकर विवाद हो गया। लोकसभा कुछ और कह रहा है, राज्यसभा कुछ और कह रहा है। मतलब लोकसभा की बातों को राज्यसभा नहीं मान रहा है, राज्यसभा की बातों को लोकसभा नहीं मान रहा है, दोनों में विवाद हो गया है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए और उस विधेयक को पास कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बैठाया जाता है और उस विधेयक पर चर्चा की जाती है। तो उसी को हम लोग संयुक्त अधिवेशन कहते हैं और उसी में निर्णय निकाला जाता है कि इस विधेयक को पास किया जाए कि न किया जाए। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ध्यान रखना है, संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के सभापति इसका सदस्य होते हैं, केवल इसमें संयुक्त अधिवेशन में बैठते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाया जाता है तो 3 कंडीशन में बुलाया जाता है। तीनों कंडीशन को हम लोग एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन यह है कि जब एक सदन बिल पास कर दे, कोई विधेयक पास कर दे और दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर दे, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जैसे किसी विधेयक को लोकसभा पास कर दिया और जब उसको राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको पास करने से मना कर दिया। तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा और वहाँ पर ये बात रखा जा सकता है कि राज्यसभा आखिर ये विधेयक को, इस बिल को क्यों रिजेक्ट किया है, कारण बताना पड़ेगा और फिर से वहाँ पर वोटिंग हो सकता है। और दूसरा कंडीशन है कि जब दूसरा सदन बिल को 6 महीने तक लंबित रखे, यानी पेंडिंग में रखे। जैसे लोकसभा किसी विधेयक को पास कर दिया और जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा उसको पास ही नहीं कर रहा है, 6 महीने से अटका के रखा है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और फिर वहाँ पर जो है संयुक्त रूप से वोटिंग किया जाता है वहाँ पर। तो तीसरा कंडीशन है कि जब दोनों सदनों में साधारण बिल में संशोधनों को लेकर असहमति हो। जैसे कोई विधेयक है, कोई बिल है और उसमें संशोधन के लेकर असहमति है। लोकसभा कह रहा है कि इसमें ये चेंजिंग करना है और राज्यसभा कह रहा है कि इसमें ये चेंजिंग नहीं होगा, या फिर वो कह रहा है कि इसमें दूसरा कुछ चेंजिंग करना है। तो इस तरह से संशोधन के लेकर अगर विवाद होगा कि एक ही विधेयक है और उसमें दूसरा कुछ जोड़ने के लिए राज्यसभा कह रहा है, लोकसभा कह रहा है कि इसमें दूसरा कुछ जुड़ेगा, तो इस तरह का अगर विवाद हो जाता है तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उस पर जो है दोनों की सहमति लेकर वोटिंग किया जाता है। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि किन-किन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन पर, धन विधेयक पर और महाभियोग पर, ये 3 कंडीशन में यानी 3 चीज़ों पर संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुलाया जाता। आपसे पूछा जाएगा और कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिचुएशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन अगर करना हो, संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना हो तो उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अगर धन विधेयक का मामला है, पैसा वाला मामला है, तो उस पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और महाभियोग अगर राष्ट्रपति पर लगा है तो उस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का संख्या बल जो है अधिक होता है,
इसलिए जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा को फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं वर्तमान में, और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे और वोटिंग होगा तो लोकसभा में ज़्यादा सदस्य हैं तो ज़्यादा वोट गिरेगा, और राज्यसभा में कम है तो कम वोट गिरेगा। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का संख्या बल अधिक हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से वो विधेयक पास हो जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन में हमेशा जो है लोकसभा को ही फायदा होता है, राज्यसभा को कुछ फायदा नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा कोई भी विधेयक हो तो लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा ऑटोमेटिकली उसको पास कर देता है, क्योंकि जानता है कि अगर हम पास नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, और संयुक्त अधिवेशन भी आएगा तो हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछा गया है एग्जाम में कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन देश में बुलाया गया है, तो 3 बार बुलाया गया है। पहला जो है दहेज निषेध विधेयक में 1961 में, उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक जब आया था 1978 में, उस समय भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरा है आतंकवाद निवारक विधेयक यानी पोटा 2002 में आया था, तो इस समय भी जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको संयुक्त अधिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं धन विधेयक को। देखिए आर्टिकल 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, यानी मनी बिल की प्रक्रिया बताया गया है कि इसको कैसे पास किया जाता है। आगे हम लोग धन विधेयक की परिभाषा को समझेंगे कि किसको जो है धन विधेयक कहा जाएगा, फिलहाल आप इसको समझिए। देखिए इसमें कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। जब भी धन विधेयक को पारित किया जाता है तो उसको लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब धन विधेयक को लोकसभा में पारित कर देते हैं तो उसको राज्यसभा में भेजते हैं, और राज्यसभा के पास जो है इसमें विशेष शक्ति नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब भी राज्यसभा के पास धन विधेयक आएगा तो राज्यसभा अगर उसको 14 दिन से पहले पारित कर देती है, उसको पास कर देती है तो ठीक है। अगर 14 दिन से पहले पारित नहीं करती है, उस धन विधेयक को पास नहीं करती है तो वह स्वतः लागू हो जाएगा। जैसे धन विधेयक आया तो लोकसभा में आया, लोकसभा उसको पारित कर दिया, फिर उसको राज्यसभा में भेजा गया, और राज्यसभा अगर 14 दिन से पहले उसको पारित कर दी तो ठीक है। अगर 14 दिन से 15 दिन हुआ तो वह स्वतः लागू हो जाएगा। फिर वो राज्यसभा को पारित करे या चाहे न करे उससे मतलब नहीं है, वह स्वतः लागू हो जाएगा। यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं दिया गया है। और इसमें भी यही कहा गया है कि धन विधेयक जो भी होगा उसमें राज्यसभा जो है संशोधन नहीं कर सकता है, केवल सुझाव दे सकता है कि यह चेंज करना है तो कर दीजिए। अगर लोकसभा के मन में होगा कि इसको चेंजिंग करना चाहिए तो वो कर सकता है। बालाबस्तिर कोई भी बात नहीं है। यानी आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं दिया गया है, केवल जो भी शक्ति है वह लोकसभा को ही है। लोकसभा के ऊपर है, जो भी उसमें चेंजिंग करना चाहे कर सकता है। राज्यसभा केवल सुझाव देगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 110 में बताया गया है कि कौन विधेयक धन विधेयक है। जैसे ये 4 कंडीशन दिए गए हैं, चारों कंडीशन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर कोई विधेयक में कर के बात किया गया है, मतलब उसमें कर लगाया गया है या फिर हटाने का जिक्र है, बदलने का जिक्र है, तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ समय समय पर क्या हो जाता है कि जो टैक्स स्लैब है उसको चेंज किया जाता है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कभी कभी टैक्स स्लैब 5%, 18%, 28%, इससे बदल कर कुछ और कर दिया जाता है, या फिर इसी में से कुछ गायब कर दिया जाता है। तो टैक्स में जब बदलाव किया जाता है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि संचित निधि से धन निकालना, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उससे धन निकालना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। संचित निधि को हम लोग आगे समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद देखिए ऋण लेना, सरकार की गारंटी, अगर सरकार लोन लेती है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। सरकार जो भी गारंटी देती है कि हम इतने साल में ये काम कर देंगे, तो वो क्या है, गारंटी है, तो वो भी जो है धन विधेयक के अंतर्गत आता है। सरकार के जो भी खर्चा होता है, राजस्व से संबंधित जो विषय होता है, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आता है। जैसे सरकार जो है इतना साल में इतना करोड़ खर्च करेगी, इतना इसमें खर्च करेगी, तो ये सरकार का खर्च है, तो ये सब जो है धन विधेयक में आएंगे। ये धन से संबंधित सभी मामले होते हैं। तो ये 4 कंडीशन में अगर कोई विधेयक है तो उसको धन विधेयक कहा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई है तो वो धन विधेयक नहीं माना जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसकी जांच कौन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम निर्णय इस पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। जब भी कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है
तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसकी जाँच करते हैं और वही बताते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो है इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, जो भी धन विधेयक है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि किसी भी विधेयक को लोकसभा में पास करते हैं, फिर राज्यसभा में पास करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं फाइनल साइन और मोहर के लिए। तो जब धन विधेयक को लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति भी इसको पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसको उनको अधिकार इसका नहीं है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा दें, उनको साइन करना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए हम लोग वित्त विधेयक को समझते हैं, यानी फाइनेंस बिल को। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 117 में किया गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि वित्त विधेयक क्या होता है। तो देखिए हम लोग धन विधेयक पढ़ें तो धन विधेयक उसको कहते हैं जिसमें केवल पैसों की मामला की बात होती है, यानी केवल पैसा वाला मामला होता है तो उसको धन विधेयक कहा जाता है। लेकिन वित्त विधेयक जो है इसमें पैसा वाला भी मामला होता है और अन्य भी कोई और मामला होता है, अन्य भी कोई और विषय इसमें जोड़ दिया जाता है, तो उसको वित्त विधेयक कहते हैं। तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा और एकदम क्लियर रखिएगा। केवल पैसा वाला मामला होगा तो उसको धन विधेयक कहेंगे, और पैसा वाला मामला प्लस अन्य कोई और मामला होगा तो उसको वित्त विधेयक कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में वित्त विधेयक को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार है 117 का 1 और दूसरा प्रकार है 117 का 2। दोनों को वित्त विधेयक ही कहते हैं, लेकिन आर्टिकल अलग अलग है। 117 का 1 इसको भी वित्त विधेयक कहेंगे और प्रकार जो दूसरा है 117 का 2 इसको भी वित्त विधेयक कहेंगे, और दोनों को हम लोग एक ही स्लाइड में समझेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए जो 117 का 1 है इसमें धन विधेयक भी होता है और अन्य कोई मामला होता है, तो वो 117 के 1 में आता है। और 117 का 2 इसको कब पेश किया जाता है, तो जब सरकार जो है संचित निधि से धन निकालना चाहती है, अनुमति लेना चाहती है, तो 117 का 2 वाला वित्त विधेयक पेश करती है लोकसभा राज्यसभा में। अब देखिए संचित निधि का मतलब हुआ सरकार का खजाना। सरकार का पैसा जो है संचित निधि में ही होता है। जैसे सरकार बजट पेश करती है कि इस क्षेत्र में इतना खर्च करना है, उस क्षेत्र में इतना खर्च करना है, तो पैसा आएगा कहाँ से, तो संचित निधि से निकालेगी। तो संचित निधि से पैसा को निकालने के लिए सरकार जो है 117 का 2 वाला वित्त विधेयक पेश करती है, और जब ये पास हो जाता है तो सरकार संचित निधि से धन निकाल लेती है, जितना बजट में उसने कहा था उतना। ठीक है, तो संचित निधि से धन निकालने के लिए 117 का 2 वाला वित्त विधेयक पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि प्रकार जो 1 है इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले प्रकार 1 को जब पेश करेंगे तो पहले उसको लोकसभा में ही पेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यसभा में पेश कर दें, पहले लोकसभा में पेश करेंगे उसके बाद राज्यसभा में उसको पेश करेंगे। वही जो प्रकार 2 है इसको किसी भी सदन में पहले पेश कर सकते हैं, या तो पहले लोकसभा में पेश कर दें या फिर इसको पहले राज्यसभा में पेश कर दें। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकार 1 को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर प्रकार 1 को पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको पेश कर सकते हैं। वही जो प्रकार 2 है इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, यानी राष्ट्रपति से पहले पूछा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकार 1 में राज्यसभा संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रकार 2 में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है। प्रकार 1 जो है इसको दोनों सदन में पास करना आवश्यक होता है, और प्रकार जो 2 है इसको दोनों सदन में भी पास करना आवश्यक होता है। मतलब दोनों को दोनों सदन में पास करना आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए प्रकार जो 1 है इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अगर इस पर मतभेद होता है तो, और प्रकार 2 में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। मतलब दोनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अगर विवाद होता है राज्यसभा और लोकसभा में तो। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बच जाता है, अनुच्छेद 111। इसमें जो है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अस्वीकृति की चर्चा की गई है, और इसको जो है हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति वाले वीडियो में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक पर 3 तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। या तो उस विधेयक को स्वीकृति दे देंगे तो वह विधेयक जो है बिल बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी विधेयक आता है तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है फाइनल साइन और मोहर के लिए। तो राष्ट्रपति को लगेगा कि ये विधेयक जो है बहुत अच्छा है, इसमें सभी चीज़ें जो है सही सही हैं, तो उसको स्वीकृति दे देते हैं, यानी फाइनल साइन और मोहर कर देते हैं, तो वो बिल बन जाता है।
और दूसरा प्रतिक्रिया यह है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे कि इसमें कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता है या कुछ इसमें गड़बड़ है, तो पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे कि इस पर फिर से विचार करिए और इसमें चेंजिंग करिए, तब हम इस पर साइन मोहर करेंगे। और तीसरा प्रतिक्रिया देते हैं कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं, यानी किसी विधेयक को ना ही स्वीकृति देते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं, अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं, तो उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है, यानी उसको रोक देते हैं। और इसका कोई सीमा नहीं है कि कितना दिन तक रोकेंगे, लेकिन अपने पास ही उसको रख लेते हैं, तो उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो राष्ट्रपति ये 3 प्रकार से किसी भी विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आइए हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। उसके बाद प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है ज्वाइंट सीटिंग का जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको पता है कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 111 में भी जो है उसका परिभाषा दिया गया है, लेकिन जनरली जो है आपको ऑप्शन बी मारना है, यानी आर्टिकल 110 ही मारना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि 14 दिन तक ही विचार करेगी। अगर 14 दिन के पहले जो है उस पर सहमति दे देती है, उसको पास कर देती है, तो ठीक है। अगर 14 दिन से 15 दिन होता है तो वह स्वतः लागू हो जाता है धन विधेयक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वित्त विधेयक किस आर्टिकल में बताया गया है। अगला है कि वित्त विधेयक 117 का 1 किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो मैंने आपको दोनों स्लाइड में बताया था कि 117 का 1 जो यानी जो पहला प्रकार है इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। पहला संविधान संशोधन, दूसरा वित्त विधेयक और तीसरा महाभियोग पर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है साधारण विधेयक, इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता, वित्त विधेयक पर बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर जो है बी और डी हो जाएगा। ठीक है, बी और डी इन दोनों कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है।